मायका दिल छू ले। मायका शर्मिला जी जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने 1 किलो बतासे खरीदे, फिर कुछ सोचकर 2 दर्जन केले भी खरीदे लिए। वे पूरे 30 साल बाद अपने मायके जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि मायके में उनके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई हैं या नहीं। 150 किलोमीटर की सफर तय करना था। उनके ससुराल के गांव से मायके के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी, बीच में बस बदलनी पड़ती थी। मगर इतने बरसों बाद भी शर्मिला जी को सब याद था। मायके का रास्ता कभी कोई भूलता है क्या। बस पर बैठते ही शर्मिला जी ने महसूस किया कि जैसे वह कोई उड़न खटोले पर बैठ गईं। उनका मन कर रहा था कि उन्हें खड़ा कर कुछ देर में उन्हें उनका मायका पहुंचा दे। बस चल पड़ी। तब शर्मिला जी ने अपना बड़ा सा थैला सर कर पैरों के बीच में रख दिया। थैले में बहुत बड़ा खजाना तो नहीं था, उसमें 2-3 किलो बेर थे जो शर्मिला जी ने अपने खेत से पीहर ले जाने के लिए इकट्ठे किए थे। थैले में 2 किलो के आसपास मूंगफली थी जो उन्होंने अपने बड़े बेटे के ठेले से थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठे किए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने केले और बतासे खरीदे थे। मायके में उनका इकलौता भाई और उसका परिवार था। शर्मिला जी को लगा कि उनका सामान तैयार हो चुका है। बस में उन्होंने थैली खोलकर देखा, केले सही सलामत रखे हुए सामान में से उसके रख दिया ताकि वो खराब ना हो। शर्मिला जी के बेटे दोनों भाई बड़े हो गए थे। बड़ा बेटा गांव में ही मूंगफली का ठेला लगाता था और छोटा बेटा मजदूरी करके अपना घर चलाता था। शर्मिला जी अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। 3 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। लीवर खराब होने की वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई थी। शर्मिला जी अब विधवा हो चुकी थी। उनके हाथों में अब चूड़ियां नहीं थी, पति ने खाट नहीं पकड़ी थी, चलते फिरते इस दुनिया से उठ गए। आज पूरे 30 साल बाद वह पीहर जा रही थी। इसकी वजह लेने के लिए उसने शर्मिला जी के पिता यानी अपने ससुर से बोला कि शादी कैंसिल करो। मगर शर्मिला जी के पिता ने बिना दुल्हन के बारात लौटाने से कर दिया था। दूल्हे का जीजा होने के कारण वे अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और शादी के बीच में ही छोड़कर चला। जाते वक्त शर्मिला जी से बोला, अगर मेरे साथ रहना है तो अभी चलो, वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी शर्मिला जी भाभी का मुंह भी देख पाई। बारात लौटने से पहले ही उन्हें पति के साथ ससुराल जाना पड़ा। उस दिन के बाद से उनका मायका छूट गया था। जब भी उन्हें अपने मायके की याद सताती थी तब वो कर अपना मन हल्का कर लेती थी। पीहर दूर होने के कारण उन्हें वहाँ की खबर भी नहीं मिल पाती थी। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तब भी उन्हें बताया नहीं गया था। कुछ दिनों के बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, तब भी उन्हें जाने नहीं दिया गया था। बस वह सिर्फ इतना जानती थी कि उनके पालनहार, उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब गाड़ी ने गांव पर किया तो शर्मिला जी को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया। सफर को 2 घंटे हो गए थे। शर्मिला जी ने बस पर बदल ली थी। अब 3 गांव के बाद उनका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी शर्मिला जी का दिल धक धक करने लगा। सीने मायके के प्रति उठने वाली भूख ने आज भी तरफ उथल पुथल मचा रखी थी। बस जैसे ही उनके मायके के सामने रुकी, शर्मिला की झट से नीचे उतर गई। बस स्टैंड आज भी गाँव के बाहर ही था, इस कारण उन्हें अब दूर पर तक पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने शर्मिला जी को भाव विभोर कर दिया था। कच्चे रास्ते में बैठकर वो मिट्टी को छूने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से कह रही हूँ कि माँ मैं आ गई हूँ। शर्मिला बेटिया कहाँ बैठ गई, शाम हो गई, चल घर चल। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके बापू ने उन्हें कहा हो। वह झट से खड़ी होकर बोली, आई बाबूजी। मगर चारों तरफ नजर घुमाने के बाद उन्हें अपने बाबूजी कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने हंसते हुए झट से अपने माथे पर थपकी लगाई और बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ। वह कुछ दूर ही चली थी कि फिर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, शर्मिला आओ, यह झूला झूलते। शर्मिला जी ने पहचाना, अरे यह तो कविता की आवाज थी जो बचपन में उनकी सबसे खास सहेली थी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें एक नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। तो वह उस पेड़ के पास पहुंची, फिर उस मोटे से तने पर अपना हाथ फेरने लगी। पेड़ के ऊपर आज शर्मिला देख यहाँ हूँ। दोबारा से उन्हें कविता की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उन्हीं जगहों पर वे अपनी सहेलियों के साथ बचपन में खेला करती थी। वे ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखाओं को अपनी सूनी आंखों से निहारने लगी। वह फिर से आगे बढ़ने लगी।
उन्होंने देखा गांव में अब पहले की तरह कच्चे घर नहीं थे, रास्ते में भी सीमेंट की सड़कें बन गई थी, लेकिन गलियां तो वो ही थी जिस पर चलकर उनका बचपन बीता था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें गोपाल हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर वे अपने बाबूजी के साथ आया करती थी। फिर उनके बाबूजी उन्हें एक ही जलेबी दिलवाया करते थे। वे उस कुरकुरी जलेबी उन्हें बहुत पसंद थी। जब वह दुकान के पहुंची तो देखा दुकान अब खंडहर बन चुका था, क्योंकि गोपाल हलवाई की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनकी मृत्यु के बाद घर और दुकान दोनों उजड़ गए थे। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जहाँ से वह के साथ पानी लेने आया करती थी। घड़ा उठा कर दे, शर्मिला किधर गई तू? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे बाबूजी के लिए मुझे रोटियां भी बनानी है। आई माँ कहते हुए कुएं की तरफ लपकी। शर्मिला जी को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देख रास्ते में जाती दो औरतें रुककर उन्हें देखने लगी। जब कुएं के पास पहुंची तो देखा कुएं का पानी सूख चुका था। कुएं के पास नलकूप बन चुका था, जिससे गांव में पानी सप्लाई हो रही थी। फिर वे अपने घर की तरफ चल दी। जैसे ही वे घर के पास पहुंची, चौक में खाट डाले हुक्का पी रहे भाई को देखकर वे रो पड़ी और बोली, अखिलेश। ढलती सांझ में भाई ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, माँ, पापा के मरने के बाद भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? बरसों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। लगा था कि उन्हें गले से लगाएगा और वे अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगी, मगर उसने तो पहचानते ही विष गलना शुरू कर दिया। फिर शर्मिला की बोली, कैसे आती? तुम लोगों ने मेरी शादी एक राक्षस के साथ करा दी थी, जिसका दिल पत्थर का था। तब तक अखिलेश की पत्नी भी बाहर निकल कर आ गई और बोली, कौन है ये? फिर बोला, यह मेरी वही बड़ी बहन है जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज पूरे 30 साल बाद लौटी है, ये देखने के लिए कि हम जिंदा हैं या मर गए। अपने भाई के मुंह से ऐसी बात